गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज रिएक्शन मैगजीन को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर वो 3rd नंबर का लेक्चर है। तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि इलेक्ट्रोफाइल वगैरह से हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग पढ़ चुके थे, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ चुके थे। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का वो टेंडेंसी या हम लोग यह बोल सकते हैं उसे एबिलिटी, ठीक है ना, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन देते हुए किसी भी एटम के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, वो कार्बन एटम है। ठीक है ना। अगर बेसिक स्ट्रेंथ का बात करें हम लोग यहाँ पे, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा या बेसिसिटी क्या होगा कि वो अगर H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं कि ये बेसिक नेचर शो किया। कोई दिक्कत है यहां तक। तो किसी भी एटम के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज होता है तो उसका दो प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि वो दो तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, एक एज ए न्यूक्लियोफाइल और एक एज ए बेस। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा वो, जब वो कार्बन एटम को या किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा एक्सेप्ट H+, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया। अगर हम लोग बेस का बात करें तो वो अगर H+ को डोनेट कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट कर रहा है और उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पे कि वो एज अ बेस काम किया। ठीक। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में कि ये क्या है, एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी होता है। और बेसिक क्या होता है, थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी होता है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल कितना फास्टली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, कितना फास्ट। ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा यहाँ पे कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना। क्यों हम ऐसा बात की, यहाँ पे एनर्जी का बात किए, वहां पे हम लोग किसका बात किए, काइनेटिक मतलब रेट का बात किए, फास्टली बात की हम लोग वहां पे। तो हम लोग यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो बेसिसिटी है, उसमें हम लोग एनर्जी का बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो बेस है ना, वो जो एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को जो डोनेट कर रहा है, उस H+ का जो साइज होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। तो जब भी वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा H+ को ना, तो क्या होगा वहां पे बॉन्ड जो होगा बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जो H एटम है वो बहुत ही क्या है, छोटा एटम है। हम जानते हैं कि छोटा एटम के साथ में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग हमेशा क्या चेक करेंगे कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग बना है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का बिहेवियर चेक करना होगा तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि वो कितना फास्ट अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे देखने जाते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, फैक्टर्स affecting the nucleophilicity, फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो पहला लेने जा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रो निगेटिविटी of an atom having negative charge। मतलब पहला ये क्या बोला है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम हैविंग निगेटिव चार्ज, मतलब हम लोग यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जिस एटम के पास में निगेटिव चार्ज है ना, उस एटम का हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक कर रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं, जाहिर सी बात है एक पीरियड के अंदर चेक करते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जो एटम ले रहा हूँ वो एक पीरियड का ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिया NH2 पे निगेटिव चार्ज,
फिर हमने यहाँ पे लिया OH पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमने क्या लिया F पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम हैविंग निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दिस एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दिस एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दिस एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दिस एटम, जिसके पास में निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके अगल बगल वाले एटम को नहीं चेक करना है हमको, क्या किसको चेक करना है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करना है। अब देखिए ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, या बेसिसिटी या बेसिक एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, जाहिर सी बात है। अब सोचिए कि अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही नहीं कर पा रहा है तो क्या किसी भी एटम के साथ में, कोई भी एटम हो या H+ हो, क्या उसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे अच्छा है तो ये आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी ज्यादा होगा तो ये आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है इससे कंपेयर में, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, कम है इससे कंपेयर में, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, कम है किससे कंपेयर में, F के कंपेयर में। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एटम है ना, वो एटम निगेटिव चार्ज को बहुत ही लूजली होल्ड करके रखता है, मतलब वहां से निगेटिव चार्ज आसानी से जा सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो कहने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है तो मतलब ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? CH3- का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, कम है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे हम लोग ये भी बात कर ले कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि CH3- इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर है ना बेसिकली वो किसका है, KB मतलब बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का है। किसका है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। NU निगेटिव का मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है ना, क्लियर है? तो मान लेते हम यहाँ पे लेते हैं क्या, PH2 पे निगेटिव, ठीक है, SH पे निगेटिव, और यहां पे क्या ले लिया हम लोग, Cl पे निगेटिव। तो बताइए यहाँ पे PH2S क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिक एडिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम। ठीक है ना? तो हम लोग ध्यान रखना ये भी है कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी या एज वेल एज बेसिक जो चेक कर रहे हैं किसके लिए, ये जो एटम है इसके लिए जो चेक कर रहे हैं ये बेसिकली किस ग्रुप या पीरियड का होना चाहिए। तो ये सब किसका होना चाहिए, पीरियड का होना चाहिए, नॉट ग्रुप का होना चाहिए। तो दिक्कत यहां तक। ग्रुप में हम लोग क्या चेक करता है आगे बताऊंगा मैं उस चीज को। तो अगर एक पीरियड का होगा तो हम लोग वहां पे क्या चेक करेंगे, सिंपली उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? नोट कीजिए। क्या है, चार्ज ऑफ एन एटम। कहने का मतलब क्या है कि किसी एटम के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है और किसी एटम के ऊपर चार्ज नहीं है, उसके पास में सिंपल क्या है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जाहिर सी बात है। तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे अच्छा होगा या किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा होगा? देखिए ध्यान से, जाहिर सी बात है निगेटिव चार्ज है तो जो चार्ज है वो अपना कम करना चाहेगा, तो जल्दी से जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना चाहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस एटम के ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, और एक ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या है, सिर्फ लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो उस दोनों में जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा, निगेटिव चार्ज वाले एटम का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा या न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। देखते हैं ध्यान से यहाँ पे एग्जांपल के साथ में, देखते ध्यान से यहाँ पे सेकेंड हम लोग क्या ले रहे हैं, ऐसा लिख ले यहाँ पे, निगेटिव चार्ज ऑन एन एटम। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो मान लेते हम यहाँ पे क्या ले लिए SH माइनस और यहां पे क्या ले लिए H2S, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए OH माइनस और यहां पे क्या ले लिए हम लोग H2O। इसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। या हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं NH2 माइनस और यहाँ पे NH3, ठीक। RC डबल बॉन्ड O पे माइनस एंड RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो। देखिए ध्यान से यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला है तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ या तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अपने आप को क्या करना चाहेगा, न्यूट्रल करना चाहेगा, ताकि वो क्या फील करे, स्टेबिलिटी फील करे। और ये क्या है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी या हम लोग बोल सकते हैं इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका SH माइनस का, OH माइनस का, NH2 माइनस का, RCO माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड KB मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये सबका ज्यादा होगा। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा हम लोग बोल सकते हैं कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी या तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिक strength is directly proportional to the negative charge density on an atom, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल ले लिए क्या, RS माइनस या RSH, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एक यहाँ पे ध्यान रखना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है कि RC डबल बॉन्ड O पे माइनस और NH3, यहां भी क्या है, निगेटिव चार्ज है, वहां पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होना चाहिए था, निगेटिव चार्ज है तो, बट यहाँ पे क्या होता है कि NH3 का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द RCO माइनस, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है ना वो हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, मतलब वो हाई क्या कर रहा है, वो हाईली डीलोकलाइज्ड है निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या बनता है, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, हाईली डीलोकलाइज्ड रहता है, ठीक है। यहां से यहां चला गया, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसका क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जब हम बनाएंगे
रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे क्या बनेगा, रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, तो रियल तो वही ना है, इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए जानते हैं हम लोग दो पढ़ चुके हैं, क्या पहला क्या पढ़े, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दूसरा क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे, चार्ज, ठीक है ना। थर्ड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट क्या इफेक्ट डालता है इसके ऊपर, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर या बेसिक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। देखिए जानते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट के बारे में बात कर ले। तो जानते हैं यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा, जैसे हम लोग वाटर वाटर लेते हैं ना, वाटर अल्कोहल ये सब क्या होता है, सॉल्वेंट ही होता है। मतलब जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो सॉल्यूट होता है ना, वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। देखिए जानते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है ना, वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग पोलर सॉल्वेंट, दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो जानते हैं यहाँ पे जो पोलर सॉल्वेंट है ना, नाम से स्पष्ट है, पोलर मतलब वहां पे डाइपोल होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे म्यू है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे। अब तो जानते हैं कि H2O, ROH, RnH2, ठीक है ना, या एसीटोन ले लीजिए यहाँ पे, ये सब के सब क्या है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, ये सब के सब क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि म्यू इसका जीरो नहीं होता है, यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो जाता है, ऑप्शन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो वहां पे डेल्टा निगेटिव, और एच क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, तो वहां पे डाइपोल क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। इसका मतलब वहां पे म्यू जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हो, यहाँ पे म्यू क्या हो जाए, जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, या हम लोग सिंपल यहाँ पे बेंजीन भी ले सकते हैं। क्लियर है, अरे बात समझ में। तो ये सब क्या होगा आपका, नॉन पोलर, CCl4 या CH2, ठीक है ना, ये सब क्या है आपका, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पोलर सॉल्वेंट, वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, म्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। अब देखते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, पोलर सॉल्वेंट के बारे में। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग देख लिया यहाँ पे कि पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक क्या होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पहले समझ लीजिए इस चीज को, मैं फिर यहाँ पे लिखवा दूंगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, प्रोटिक मतलब किससे बना हुआ, प्रोटोन से। तो कहने का मतलब क्या है कि पोलर प्रोटिक एंड पोलर ए प्रोटिक दो सॉल्वेंट है। इधर मैं ले रहा हूं पोलर प्रोटिक, इधर क्या ले रहा हूं, पोलर ए प्रोटिक, ठीक है ना। तो पोलर प्रोटिक नाम से स्पष्ट है, प्रोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटोन मतलब H+। तो एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या होता है, H+ प्रेजेंट होता है, वो आसानी से H+ को डोनेट कर सकता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलर ए प्रोटिक, ए का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नॉट, मतलब नॉट प्रोटिक, या हम लोग बोल सकते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल कि इसके पास में भी H+ नहीं है, ठीक है ना, और वो H+ को डोनेट नहीं कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो H+ यहाँ पे डोनेट तब होगा जब वो किससे जुड़ा होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इससे जुड़ा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो H अगर है भी,
तो वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, तभी वो जाके H+ डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ पे H है भी तो वो H किससे जुड़ा होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा होगा। मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे भी जस्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, द सॉल्वेंट व्हिच हैविंग H+ एंड कैन डोनेट इट इजिली एंड H+ मस्ट बी अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो दिक्कत यहाँ तक। पोलर एप्रोटिक का मतलब which have not H+ and cannot donate, and if H is present then it must be attached with the less electronegative atom। तो दिक्कत यहाँ तक। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो पोलर सॉल्वेंट है वो दो तरह का हुआ, कौन कौन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा क्या हुआ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, solvent having hydrogen, solvent having hydrogen attached to more electronegative atom, attached to more electronegative atom and can donate it easily, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हम लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट हैविंग हाइड्रोजन attached with less electronegative atom, attached with less electronegative atom and cannot donate it, और उसको वो डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हम लोग जनरली क्या लेते हैं, यहाँ पे जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना, वहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वो क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कार्बन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मतलब यहाँ पे कहने मतलब क्या होगा कि सॉल्वेंट हैविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो किससे अटैच होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच होगा, वो आसानी से इसको डोनेट कर सकता है। इसके पास, इस सॉल्वेंट के पास में भी हाइड्रोजन है बट ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड नहीं है, तो दिक्कत है यहाँ तक। इसलिए वो आसानी से अपना H+ को डोनेट नहीं कर सकता है, एंड कैन नॉट डोनेट H+। तो दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका मैं दे रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, H2O, ROH, एसिटिक एसिड, RnH2, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन जो है ना किससे जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, और इसको आसानी से ये डोनेट कर सकता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे, जिसमें हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन तो होगा बट वो डोनेट नहीं कर सकता है, और वो हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से। जो उदाहरण यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे ईथर, ईथर नाम सुने हो, तो CH3O, CH3 है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो यहाँ पे H तो है, बट ये H किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, एसीटोन। एसीटोन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ भी H है, बट यहाँ पे H किससे जुड़ा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, DMF। DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर देखे ध्यान से, HC डबल बॉन्ड O N CH3 ये क्या है आपका, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और भी एग्जांपल है, मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से यहाँ पे और एग्जांपल क्या होगा, DMAC। ये क्या होता है, डाई मिथाइल एसिटामाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3, ठीक है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन तो है, बट वो किससे जुड़ा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, इसलिए आसानी से ये डोनेट नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और भी ले सकते हैं, DMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्या, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्या हुआ एग्जाम्पल इसका, CH3 S डबल बॉन्ड O CH3। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो H तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे H जो है किससे जुड़ा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, और ये आसानी से अपना H+ डोनेट नहीं कर सकता, ये H+ नहीं दे सकता है, इसलिए क्या कहलाता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, ठीक है ना। और ये अपना H+ डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो दिक्कत। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में चार्ज कैसे होता है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग छोटा सा, H2O HOH, ठीक है। यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ईथर ले लिए, ठीक है ना। ईथर में हम चेक कर रहे हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे C ऑक्सीजन C, और यहाँ पे क्या लगा रहता है, H, यही ना, H। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, तो किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अरे बात समझ में। तो ये क्या करता है कि कार्बन एटम क्या करता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो जाता है। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। जिसने शिफ्ट किया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। और जितना शिफ्ट किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे बात समझ में। उसी तरह यहाँ भी होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव जो है अब यहाँ कहाँ पे आ चुका है, H एटम पे ऊपर, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे ओवरऑल कौन सा चार्ज बचा, निगेटिव चार्ज बचा।
और यहाँ पे ओवरऑल कौन सा चार्ज बचा, दोनों के दोनों, निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हम लोग एस्फेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग, एस्फेयर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, साथ में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, निगेटिव चार्ज। क्यों, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पॉजिटिव चार्ज। बट यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, अल्कोहल ले लो, अमोनिया ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लो, सब में यही बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एसीटोन ले लो, यहाँ भी क्या होगा, यही बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है, अरे बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन पोलर प्रोटिक में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के स्फीयर में क्या आएगा, निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज आएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, इसको कैसे हम याद रखेंगे, ए प्रोटिक, ठीक है ना, और ए से क्या होता है, एनायन, एनायन का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो ए प्रोटिक में क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ए प्रोटिक एनायन मतलब निगेटिव चार्ज है, सिर्फ ए प्रोटिक एनायन निगेटिव चार्ज है। प्रोटिक में याद रखना है कि दोनों चार्ज होता है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। एक टर्म होता है सॉल्वेशन, जो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, किसी भी चार्ज्ड स्फीयर को क्या करता है, चार्ज्ड स्पेसीज को क्या करता है, चारों तरफ से क्या करता है, सॉल्वेट कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेशन, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग द चार्ज्ड स्पेसीज, द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग द चार्ज्ड स्पेसीज बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज सॉल्वेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं आप लोग पढ़े होंगे सॉल्वेशन, हाइड्रेशन वगैरह। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर किसी भी चार्ज्ड स्पेसीज को चारों तरफ से घेर लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेशन। कोई जनरल सॉल्वेंट हो गया तो नाम दे दिया हम लोग क्या, सॉल्वेशन। तो दिक्कत है यहाँ तक। अगर सॉल्वेंट मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। सॉल्वेशन एनर्जी भी आता है, हाइड्रेशन एनर्जी, हम लोग पढ़े हैं इस चीज को। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सॉल्वेशन के बारे में। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ surrounding the charged species, the process of surrounding the charged species by the solvent molecule is called सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेशन बोलते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या, मान लो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ए पॉजिटिव सपोज करो, ठीक है ना, और इसको हम क्या किए, वाटर में डाल दिए। किस में डाल दिए, वाटर में डाल दिए। वाटर क्या सॉल्वेंट है, डाल दिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये क्या करता है वाटर, तो हम जानते हैं कि वाटर के पास में क्या होता है, दोनों एंड होता है, पॉजिटिव एंड भी होता है और साथ में निगेटिव एंड भी होता है। तो जैसा यहाँ पे चार्ज स्पेसीज होगा वैसा ही वहां पे क्या आएगा, उसका निगेटिव या पॉजिटिव एंड आएगा। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज है तो निगेटिव एंड आएगा, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्पेसीज है तो पॉजिटिव एंड आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या है, ए पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ कौन आएगा, निगेटिव एंड वाला भी आएगा। अरे बात समझ में। तो क्या किया, ये इसको चारों तरफ से क्या कर लिया,
सॉल्वेट कर दिया, सराउंड कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक? इसको चारों तरफ से क्या कर लिया, इसको सराउंड कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है ये? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज के बीच में। तो दिक्कत है यहां तक। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से समझो कि क्या हुआ कि चारों तरफ से क्या हो रहा है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर है? या हम लोग ऐसा समझ सकते हैं इसको, आप लोग पढ़े होंगे आयन डाइपोल। आयन डाइपोल अट्रैक्शन हम पढ़े हैं। यहाँ पे जो बेसिकली अट्रैक्शन है वो कौन सा है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। ये आयन है और ये क्या है? डाइपोल है। तो यहाँ पे क्या है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन है इसके बीच में। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वहां पे क्या होगा? एनर्जी बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पे कोई एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता तो नाम दे देते हम लोग क्या? सॉल्वेशन एनर्जी। अगर हम लोग यहाँ पे वाटर लिए हुए हैं तो नाम क्या दे देंगे हम यहाँ पे? हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी बाहर निकलता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपके पास में? बी निगेटिव है। क्या है यहाँ पे? बी निगेटिव। ठीक है? और यहाँ पे क्या ले लिया हमने? वाटर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन। क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे बी पे जो निगेटिव चार्ज है उसको चारों तरफ से कौन आया घेरने के लिए? पॉजिटिव था तो निगेटिव आया, निगेटिव है तो कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसको क्या किया? पॉजिटिव वाला पार्ट चारों तरफ से आके घेर लिया। मतलब इसको क्या कर दिया? सॉल्वेट कर दिया। आ रही बात समझ में? चारों तरफ से क्या कर दिया? इसको सॉल्वेट कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ पे कौन सा एनर्जी बाहर? यहाँ पे क्या हुआ? आयन डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और यहां से क्या बाहर निकलेगा? एनर्जी बाहर निकलेगा। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? हाइड्रेशन। क्या? हाइड्रेशन एनर्जी। तो दिक्कत यहां तक? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग द चार्ज स्पेसीज बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा चार्ज स्पेसीज को चारों तरफ से सराउंड करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये उठती है कि सॉल्वेशन से कितना ज्यादा होगा। तो देखिए ध्यान से, जितना ज्यादा यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलेगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कि सॉल्वेशन होगा। तो दिक्कत यहाँ तक? मतलब उसको उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल या हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा? चारों तरफ से आके उसको घेर लेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब सोचिए, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा या चार्ज होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब वहां पे सॉल्वेशन भी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? तो देखिए ध्यान से यहाँ पे। और दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जितना छोटे साइज का एटम होगा, पहला तो हम लोग बोल दिए कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा। दूसरा क्या कि जितना छोटा साइज का एटम होगा, जितना छोटा साइज का एटम होगा तो उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। जितना छोटा साइज का एटम होगा उस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज। साइज मतलब क्या? वॉल्यूम। एटम में क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो दिक्कत यहां तक? तो देखिए ध्यान से, चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। चार्ज डेंसिटी तो होता है ना मास डेंसिटी, डेंसिटी होता है ना मास अपन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या आ गया? चार्ज डेंसिटी। मतलब यहाँ पे क्या? चार्ज अपॉन साइज। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम। साइज मतलब साइज ऑफ एन एटम, तो वॉल्यूम ही ना होता उसका। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जितना छोटा साइज का एटम होगा, जितना छोटा, तो ये टर्म छोटा होगा, यानी कि ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। या तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, दो चीज बोल सकते हैं हम लोग। चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा कब होगा? दो कंडीशन में। पहला कि वहां पे चार्ज ही ज्यादा हो जाए तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा,
या तो साइज ऑफ एन एटम क्या हो जाए, कम हो जाए, तो चार्ज डेंसिटी वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि चार्ज अगर ज्यादा होगा तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा, या तो साइज ऑफ एन एटम ज्यादा कम होगा, साइज ऑफ एन एटम कम होगा तो वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो सॉल्वेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम यहाँ बोल सकते हैं कि small sized atom have more charge density, so attraction will be more and hence the solution will be more। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, जो चीज लिखने जा रहा हूँ उसको देखिए ध्यान से यहाँ पे। if size of an, ऐसे लिख लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से यहाँ पे, a small sized atom, क्या मैंने बोला, small sized atom can have more charge density। अरे बात समझ में, small sized atom can have more charge density, so attraction will be more and hence सॉल्वेशन विल बी मोर। कहने का मतलब क्या है कि जितना स्मॉल साइज्ड एटम होगा, ठीक है ना, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप ऐसा लिख सकते हैं, एटम साइज ऑफ एटम कम होगा, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि चार्ज डेंसिटी, क्या चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, स्मॉल साइज एटम होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक, फिर क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, सॉल्वेशन, क्या सॉल्वेशन भी ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर लिया कि अगर छोटा साइज का एटम होगा तो वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और वहां पे सॉल्वेशन भी ज्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये देखें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन भी सॉल्वेट हो रहा है एंड एनायन भी सॉल्वेट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हेट्रोलिसिस प्रोसेस था, याद है हेट्रोलिसिस प्रोसेस, तो हेट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता था, वहां पे केटायन बनता था, साथ में क्या बनता था, एनायन बनता था, और वहां पे लिखवा दिया कि पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये ब्रेक करता है, याद है ना। तो यही कारण है कि पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हेट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि टूटने के बाद जो बना यहाँ पे केटायन एंड एनायन, वो केटायन एंड एनायन क्या करता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको सॉल्वेट कर देता है, मतलब चारों तरफ उसको घेर लेता है, मतलब वहां पे हम लोग बोल सकते हैं वहां पे क्या आयन डाइपोल अट्रैक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि वहां पे जो एनर्जी बाहर निकलेगा वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम का एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए हेट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है ना, वो मोर सपोर्टेड इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हेट्रोलिसिस प्रोसेस आसानी से हो जाता है। तो मैं वही बात को यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट बोथ केटायन एंड एनायन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट बोथ केटायन एंड एनायन, सो heterolysis process more
इजली टेक्स प्लेस, सो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस मोर इजली टेक्स प्लेस। तो दिक्कत यहां तक? क्लियर है? देखिए यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, आर, और यहाँ पे क्या ले लिए, एक्स ले लिए, ठीक है। और इसको कहाँ पे ले लिए हम लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ब्रेक किया किस में, आर प्लस में, अब प्लस यहाँ पे किस में, एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स क्या है, हैलोजन है, हम यहाँ मान रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन घेरेगा आकर, कौन सराउंड करेगा, तो निगेटिव चार्ज आके सराउंड करेगा इसको। आ रही बात समझ में? और इसको कौन घेरेगा आकर, पॉजिटिव चार्ज आके घेरेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया, चारों तरफ से ये घिरा गया, इसको पॉजिटिव चार्ज घेरा, इसको कौन कौन घेरा, निगेटिव चार्ज आके घेर लिया। तो यहां से क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉल्वेशन, प्लस में क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी बाहर निकलेगा, रिलीज करेगा। तो दिक्कत यहां तक? इस तरह से क्या हुआ, सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उदाहरण से ये ऐसे कैसे ये ब्रेक किया, तो इसको मैं यह बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे हैलोजन है, तो हैलोजन जो होता है आर के कंपेयर में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये क्या करता है कि ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे जैसी डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव आ चुका है, उसी समय क्या आता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट वाला आ जाएगा। तो पॉजिटिव पार्ट वाला क्या करेगा, इसको इस तरफ खींचेगा, और यहाँ पे कौन आएगा, निगेटिव पार्ट वाला आएगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे कौन आएगा, निगेटिव पार्ट वाला आएगा। निगेटिव पार्ट वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ शिफ्ट खींचेगा। तो क्या होगा, इस तरह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अभी देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे क्या है कि आर के सिर्फ एक ही साइड में, मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्वेंट आ रहा है, इधर बीच में नहीं आ रहा है। एक्स के क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में सॉल्वेंट आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है। तो ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ इसको खींचता है, बॉन्ड क्या होता है, बीच से ब्रेक कर जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे शिफ्टेड है, इसके तरफ शिफ्टेड है। तो यहाँ पे एक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके इसका चला जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हेटेरोलिसिस प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ से ये ब्रेक किया, तो आर के जो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड में था, ठीक है ना, अब क्या करेगा आर पे, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, धीरे धीरे फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 1 यूनिट का। तब क्या होगा यहाँ पे कि निगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो मतलब सॉल्वेंट का जो निगेटिव पार्ट है, वो इसको चारों तरफ से घेर लेगा, चारों तरफ से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको भी क्या करेगा, चारों तरफ से पॉजिटिव पार्ट इसको घेर लेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो गया, यहाँ पे हेटेरोलिसिस प्रोसेस हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, निगेटिव पार्ट होता है। तो निगेटिव पार्ट किसको सराउंड कर सकता है, पॉजिटिव पार्ट को। क्या वहां पे एनायन को वो सराउंड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि एनायन मतलब क्या, निगेटिव चार्ज होगा, और सॉल्वेंट के पास में क्या, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए वहां पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कभी भी एनायनिक पार्ट को वो नहीं घेर पाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो वही मैं यहां लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान से यहाँ पे कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट ओनली, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट ओनली, किसको घेरेगा, पॉजिटिव चार्ज्ड स्पेसीज, नॉट निगेटिव चार्ज स्पेसीज, ठीक है ना।
निगेटिव चार्ज को वो नहीं घेरेगा। क्लियर? जो यहाँ पे क्या आया, ए पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पे ए पॉजिटिव पे कौन आ जाएगा, निगेटिव पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? और यहाँ मान लो किसी यहाँ पे ए पे निगेटिव है और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, नो सॉल्वेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, नो सॉल्वेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग बात समझ में आ गया कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट कितने तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या, म्यू क्या होगा उसका, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, म्यू 0 हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक? पोलर सॉल्वेंट में हम लोग क्या लिए थे, दो तरह के पोलर सॉल्वेंट होते हैं। एक क्या होता है, पोलर प्रोटिक, दूसरा क्या होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो पोलर प्रोटिक में क्या होता है कि एच एटम होगा और वो किससे जुड़ा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। वो आसानी से अपना वो आसानी से H+ को डोनेट कर सकता है। लेकिन जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा ना, वो उसके पास में H होगा, बट वो H क्या होगा, किससे जुड़ा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। इन जनरल कार्बन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और वो H+ को डोनेट नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? अब देखो उदाहरण यहाँ पे तो हम लोग बात कर ली यहाँ पे क्या कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल देख लिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। अब सोचो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, किसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। तो पहला हम लोग यहाँ पे केस लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आया मेन टॉपिक जो लोग पढ़े थे ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी, वो अब यहाँ पे आया। तो हम यहाँ पे केस ले रहे हैं फर्स्ट। ठीक है ना, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी का बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, किस में ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किस में ले रहे हैं हम लोग, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। किस में ले रहे हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हम जानते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव एंड दोनों होता है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन या एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को ये क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा, सॉरी पॉजिटिव पार्ट से, किससे, पॉजिटिव पार्ट से। अगर इसको चारों तरफ से घेर लेगा तो बताओ क्या अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम को दे पाएगा, सोच के देखो, नहीं दे पाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज। अभी हम जस्ट पढ़े थे कि यहाँ पे कोई सॉल्वेशन नहीं होगा, नो सॉल्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल आर फ्री टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू any atom except H+ and forms क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या बना सकता है ये, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आर फ्री
फ्री है। तो किसमें फ्री है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, वो फ्री है। क्या करने के लिए, डोनेट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी एटम को एक्सेप्ट H+, ठीक है ना। और इन जनरल यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, कार्बन का बात करेंगे। और बना सकता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज मोर इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज मोर इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा मान लो यहाँ पे OH- लिया हमने इन H2O, ठीक, और यहीं पे हमने क्या लिया, OH- इन DMSO। बताओ यहाँ पे किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा है, सोचो। DMSO ये क्या है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ध्यान रखना है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। मतलब बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज मच मोर एज कंपेयर टू द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल in polar aprotic solvent is much greater than in polar protic solvent। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक मैं यहाँ पे क्या बात किया कि इसे सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे केस 2 लेने जा रहे हैं। केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे। केस 2 में फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि सॉल्वेंट इज सेम। सॉल्वेंट क्या रखे हम लोग यहाँ पे, सेम, बट न्यूक्लियोफाइल इज डिफरेंट। सॉल्वेंट इज सेम बट न्यूक्लियोफाइल इज डिफरेंट। ये इसी मतलब इसी का है, केस 2 का है कि सॉल्वेंट सेम रखे हम लोग यहाँ पे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, डिफरेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, सॉल्वेंट जो ले रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या ले रहे हैं हम लोग, पहला केस में क्या ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि X पे निगेटिव चार्ज है, ठीक, और यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिए जिसका साइज बड़ा है। ये Y पे निगेटिव चार्ज किसमें लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, हम जानते हैं कि जितना छोटा साइज का एटम होता है उसका सॉल्वेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बड़े साइज का एटम। तो दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि छोटे साइज के एटम पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द बड़े साइज के एटम पे। तो दिक्कत यहाँ तक। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि स्मॉल साइज, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये, स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल, ठीक, और ये क्या है आपका, लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है आपका, लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल है। तो दिक्कत है यहां तक। तो स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी मोर होगा। चार्ज डेंसिटी क्या होगा, मोर होगा। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्वेशन भी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपन साइज, साइज बड़ा हो गया तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन कम हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अ लार्ज साइज एनायन, अ लार्ज साइज एनायन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू द स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल इज मच ग्रेटर देन द स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। क्लियर यहां तक। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, जानते हैं पे ये स्मॉल साइज का न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये स्मॉल साइज का न्यूक्लियोफाइल है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, बहुत ज्यादा होगा। अरे बस समझ में, यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा इसके चारों तरफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनाइए, थिक सेल बन गया, एक मोटी परत बन गई यहाँ पे। अब यहाँ से निकल के किसी को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, बड़े साइज का एटम ले लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कम घेर पाएगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, थीन सेल, यहाँ पे क्या रहेगा इसका, थीन सेल रहेगा। तो चार्ज डेंसिटी कम है तो कम चार्ज, चार्ज डेंसिटी कम है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी तो कम ही आएंगे ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है इसके कंपेयर में। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियो फिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल is much greater than the nucleophilicity of the, यहाँ पे लिख लो क्या, large size nucleophile is much greater than the small size न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं किसमें, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है ना। तो F माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस, यहाँ पे क्या है I माइनस। किसमें ज्यादा होगा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ। लार्ज साइज का हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जानते हैं, टॉप टू बॉटम जानते हैं, तो साइज ऑफ द एटम क्या होता है, बढ़ता है। तो इस एटम का साइज बड़ा है और इस एटम का साइज बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका घेराव, इसका सॉल्वेशन बहुत कम होगा। इसका मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये किसका ऑर्डर है आपका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। हम लोग यहीं पे बात कर ले किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। किसका बात कर ले हम लोग यहाँ पे, बेसिक स्ट्रेंथ का। हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। तो यहाँ पे अगर ये H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो HF बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, HI बॉन्ड बनाएगा, बताया भी थे जस्ट। तो HF बॉन्ड बनाएगा तो HF बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट है कि हम लोग यहाँ पे पहला क्या लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए। हम लोग सेकेंड लेने जा रहे हैं क्या, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, बी पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे
सॉल्वेंट सेम रखे हैं लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे डिफरेंट। फिर वहीं लार्ज साइज स्मॉल साइज, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के स्पेयर में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या हम लोग लिए हैं, एक्स पे माइनस, ठीक है, किसमें लिए, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड वाई पे माइनस किसमें, तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन बोथ केस नो सॉल्वेशन, यहां भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो सॉल्वेशन, यहां भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, नो सॉल्वेशन, मतलब कहीं भी सॉल्वेशन नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ पे सॉल्वेशन होगा नहीं वहां पे सॉल्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, यहाँ भी क्या है निगेटिव चार्ज, तो दोनों बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई सॉल्वेशन नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और सॉल्वेशन नहीं होता है यहाँ पे, तब ये कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब कैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि दे कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, they can donate its electron pair according to their charge density, according to their charge density। कहने मतलब क्या है कि जहां पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा तो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना चाहेगा, जाहिर सी बात है, क्लियर है यहां तक। जिसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी होगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा, वो उतना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, क्लियर है यहाँ तक। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल का बात कर रहे हैं। एग्जांपल में हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एफ माइनस Cl माइनस Br माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा I माइनस। हम लोग किस में बात कर रहे हैं, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी किसमें, इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी को घेर तो नहीं पाएगा, मतलब सराउंडिंग नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे सराउंडिंग नहीं कर पाता है तो फिर ये कैसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो हम जस्ट देखे थे जिसके पास में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि साइज बढ़ता है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपन साइज, जब साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास में क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, और इसके पास में चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगा। किस केस में बात कर रहा हूं मैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Cl माइनस, एज कम्पेयर टू Br माइनस, एज कम्पेयर टू I माइनस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा यहाँ पे कि एक रिएक्शन होता है श्वार्ट रिएक्शन, फिंकल स्ट्रिंग रिएक्शन, तो वहां पे इसे बहुत काम देता है, ठीक है ना। वहां पे एक होता है NF इन DMSO या DMF। तो DMF क्या होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे DMF में F माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो वो सा रिएक्शन आ गया तो मैं वहां बताऊंगा इस चीज को, बस यहाँ पे ध्यान रखना है। वो 3 केस पढ़े, पहला हम लोग क्या लिए कि सॉल्वेंट ही डिफरेंट ले लिए, और दूसरा केस में क्या लिया, सॉल्वेंट सेम कर दिए, ठीक। तो पहला केस में जो सॉल्वेंट हम लोग डिफरेंट लिए ना, ठीक है ना, तो सॉल्वेंट डिफरेंट लेने से क्या हुआ कि एक हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक क्या हो गया पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम जानते हैं कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और जो न्यूक्लियोफाइल वो भी क्या है, निगेटिव चार्ज वाला है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का कोई सॉल्वेशन नहीं होगा, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा न्यूक्लियोफाइल का इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या पहला केस क्या लिया हम लोग कि सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए थे, डिफरेंट कर दिए थे। सेकेंड केस क्या लिया हम लोग यहाँ पे कि सॉल्वेंट अब सेम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को डिफरेंट कर रहे हैं। सॉल्वेंट सेम रख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट कर रहे हैं। तो पहला जो सॉल्वेंट सेम रखे वो क्या लिए हम लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। क्या लिए हम लोग यहाँ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज भी एंड पॉजिटिव चार्ज भी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उस दोनों न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से घेर लेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का साइज कम है, किसी न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या है, कम है, तो वहां पे क्या होगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा कि जिसका साइज कम होगा ना उसको वो चारों तरफ से क्या करेगा, ज्यादा घेरेगा, वहां पे एक थिक सेल बना देगा और उसका इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी होगा वो कम जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एज कंपेयर जिसका साइज क्या है, बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जिस न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा होगा ना उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि I- का न्यूक्लियोफिलिसिटी वाटर में, I- का न्यूक्लियोफिलिसिटी वाटर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द F- का, F- के न्यूक्लियोफिलिसिटी से। क्योंकि I- का साइज बड़ा है तो उसको चारों तरफ से कम घेर पाएगा वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन F- का साइज छोटा है तो उसको ज्यादा घेर लेगा वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? फिर हम लोग तीसरा क्या पढ़े, पोलर तीसरा मतलब इसी सेकेंड केस का बी पार्ट में हम लोग क्या पढ़े, ये पढ़े कि अगर हम लोग यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेने से क्या होगा कि वहां पे तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल में निगेटिव चार्ज, तो उसका कोई सॉल्वेशन होगा ही नहीं। तो वो जो रिएक्ट करेंगे वो अपने चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? जिसके पास में ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। क्लियर है? हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैव मोर charge density can donate its electron to any atom and can form the bond। तो दिक्कत यहां तक? तो हम यहाँ पे देखे थे F- एंड I-। तो F- I- हम किसमें ले रहे हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो F- का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जब हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं, F से I पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि साइज बढ़ता है। हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला भी जस्ट कि चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज, और साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब आयोडीन के पास में चार्ज डेंसिटी कम है, आयोडीन के पास में चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, इसलिए वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है एज कंपेयर टू द F-। क्योंकि उसका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वह आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। तो दिक्कत यहां तक खत्म हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे।